अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। सियासी महाज पर आज कई अहम खबरें हैं। आज बड़े अरसे बाद मियां नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया, अगरचे PMLN की अपनी ये तकरीब थी जिसमें वो खिताब कर रहे थे, लेकिन बहुत दिनों से हम ये सुन रहे थे खबरें कि वो कोई नया बयानिया लॉन्च करने वाले हैं और बहुत से उनके रहनुमा भी इसकी तरफ इशारा कर रहे थे। तो आज जो उन्होंने गुफ्तगू की, जिसमें ज़्यादातर बातें उन्होंने जो 2017 में 2014 में मामलात हुए उनके साथ, उनके बकौल जो ज़्यादतियाँ हुई उसी का उन्होंने जिक्र भी किया और कुछ गिले शिकवे भी किए। तो क्या ये वही बयानिया था जिसकी तरफ इशारा था, और क्या ये सारी गुफ्तगू मियाँ साहब की वाकई पुरअसर है कि जो अभी हमने देखा है कि जो लेटेस्ट मामलात चल रहे हैं उसके हवाले से मियाँ साहब ने कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन माजी के मामलात के ऊपर वो बात करते रहे। तो कितना लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है उनका ये सारा अंदाज़ बयां, और फिर क्या इससे लोग दोबारा से उनके साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये तो वो बयानिया है जो 2024 के इलेक्शन में अगर हम कहें तो उसने उन्हें कोई इतनी कामयाबी तो नहीं दी बहरहाल। तो फिर अब ये बयानिया दोबारा ये बातें करने का मकसद क्या है, और अगर एहतसाब की मियाँ साहब बात कर रहे हैं तो उनके भाई की हुकूमत है, उनकी साहबजादी वज़ीर आला है, तो वो एहतसाब क्यों नहीं शुरू करते, महज तकरीर क्यों इसके ऊपर की जाती है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो जो मुल्क में इस वक्त ओवरऑल एक तसादुम की सी कैफियत है, एक बेचैनी है, उसकी तरफ बात करते हुए बहुत से लोग इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की बात करते हैं, बहुत से सियासी जमातों से मुज़ाकरात की बात करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब भी बार बार कहते हैं कि बानी PTI से मुलाकात भी हो सकती है, मुज़ाकरात भी हो सकते हैं, लेकिन फिर अगले ही लम्हे वो कुछ पीछे हटते भी दिखाई देते हैं। तो क्या हुकूमत इस सिलसिले में कन्फ्यूज़ है, या फिर सिर्फ यूं ही एक ज़ेब दास्तां के लिए ये बार बार बात की जाती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर ख़ास तौर पर जिक्र करेंगे किर्गिज़स्तान में जो सूरत हाल है, जहाँ पर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं, वहाँ पर जिस अंदाज से हंगामा आराई हुई है, बलवा किया गया है, मार कुटाई हुई है, तो बहुत संगीन सूरत हाल है। काफ़ी लेट सही, लेकिन बहरहाल हुकूमत ने अब रिस्पॉन्ड किया है और ख़बर यह आ रही है कि पहली परवाज़ जो है वो पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुकी है, कुछ स्टूडेंट्स को वहाँ से लेके। तो इस सारे इशू के ऊपर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ, और ख़ास आज प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ अतर काज़मी साहब को, जो कि आज स्पेशली हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब, आपने भी आज वक्त दिया। थोड़ा सा मैं इमरान साहब से आगाज़ करती हूँ, फिर आपकी तरफ भी आते हैं। इमरान साहब, ये जो मियाँ साहब ने आज बातचीत की है सारी, क्या समझते हैं आप ये वही बयानिया है जिसका काफ़ी दिनों से इंदिया दिया जा रहा था कि मियाँ साहब आएंगे और कोई नया बयानिया लॉन्च किया जाएगा PMLN की तरफ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखिए, इस प्रोग्राम में हम पहले भी इस पर डिस्कशन करते रहे और मैं हमेशा आपसे ये कहता रहा हूँ कि वक्ती तौर पे इस तरह का बिल्कुल भी कोई मुस्लिम लीग नून के पास कोई ऐसी चीज़ है नहीं, कोई इशू है नहीं जिस पे कोई नया बयानिया बना सके। जैसे हम प्रोग्राम से पहले आज भी बात कर रहे थे कि देखें, असल में ये बयानिया बनाने की ज़रूरत क्यों आती है, क्योंकि पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो जहाँ जमहूरी हुकूमतें होती हैं वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस जो है वो डिस्कस की जाती है और उसी की बुनियाद पर मामलात अगले इलेक्शन में उस सियासी जमातें वो लेके जाती हैं। लेकिन यहाँ हमारे यहाँ वैसा नहीं है। उसकी बुनियादी वजह एक ये है कि यहाँ पे अगर परफॉर्मेंस आपने दिखानी है तो परफॉर्मेंस भी किसकी, यहाँ तो यही मौजू ख़त्म नहीं होता कि आप आए किसके बुल बोते पे हैं, किसके कंधों पे चढ़ के आए, और फिर आपने जो किया है वो क्या किया है, और फिर किसने आपको किस तरह से वापस भेज दिया। यानी जब ना आपका आना जमहूरी है ना जाना जमहूरी है तो फिर परफॉर्मेंस रही कहाँ। बाकी आ जाती है बात बयानिए की, तो मियाँ नवाज शरीफ, अगर ये बड़ी अच्छी बात है, वो एक सीनियर सियासी रहनुमा है, 3 बार जो हैं वो वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उन्होंने सियासत में मुतहरिक होने का अगर फैसला किया है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मेरे नज़दीक आज की जो तकरीर थी उनकी, उनमें मुझे को उस तरह से नई बात नज़र नहीं आई। वो एहतसाब की बात करते हैं, जैसे आपने अभी बात भी की इंट्रो में, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि वो एहतसाब ज़रूर करें, हुकूमत भी उनकी है, पाकिस्तान तबाह करने वालों का एहतसाब होना चाहिए, लेकिन इस समर का तयन कौन करेगा और किस तरह से होगा कि किसने क्या तबाही की है। क्योंकि जब लोग अपोजिशन में होते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारी हुकूमत जो है वो तो हमें तो हुकूमत ही नहीं करने दी गई, तो क्या हुकूमत ना करने देने वाले तबाही के जिम्मेदार हैं या खुद सियासी रहनुमा
जो हैं वो इस तबाही के जिम्मेदार हैं। तो ये तयन बड़ा ज़रूरी है। मैं तो समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ के लिए एक बहुत अच्छा मौका है, वो आगे बढ़े, हुकूमत भी उनकी है, सारे मामला है, तो वो क्या है, सब सियासी जमातें मिल के इसका फैसला करती हैं, बैठ के इस पे बात करते हैं और उसके बाद फिर तयन एक दफ़ा करके इस मामले से ही निकला जाए और सही उस पर सही सफ़र शुरू कर दें। लेकिन फिलहाल अगर आप ये कहें तो ऐसी आज की तकरीर में कोई ऐसी बात नहीं थी जिसको आप ये कह सकें कि ये बयानिया इनका बिकेगा। ठीक है, तो इमरान साहब ने तो बयानिया रिजेक्ट कर दिया है। काज़मी साहब से पूछते हैं कि ये बयानिया चलेगा मार्केट में या नहीं चलेगा। और फिर साथ में ये भी काज़मी साहब कि वो तो ये शिकवा भी कर रहे थे कि कौम से भी शिकवा है कि मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को निकाल दिया गया लेकिन वो खामोश बैठी रही। तो लोग क्यों नहीं निकले सर? मियाँ साहब को जब निकाला गया तो क्यों नहीं लोगों ने उनके पीछे खड़ा होना ज़रूरी समझा? देखिए, पहली बात तो ये है कि रिजेक्ट मियाँ साहब को जो है ना मैंने किया, ना इमरान साहब ने, या ना किसी और दोस्त ने रिजेक्ट। और मैं बयानिए की बात कर रहा हूँ कि वो उसमें जो 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ वो पाकिस्तान की कौम ने जिसको रिजेक्ट किया, जिसको एक्सेप्ट किया, वो हमारे सामने है। अब कौम क्यों नहीं निकली, कौम क्यों चुप रही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यही क्वेश्चन कौम आपसे भी पूछती है कि आपका ट्विटर क्यों चुप हो जाता था, क्यों आप महीने कोई बात नहीं करते थे। जब आप खुद कॉम्प्रोमाइज हो जाएं, जब आप खुद चुप हो जाएं, 2-2, 3-3, 4-4 महीने आप बिल्कुल, आपका कहीं पे जिक्र ना हो, कोई आपकी तरफ से बयानात ना आए, आप बरतानिया पहुंच जाएं, 4 साल आप वहां पे बैठे रहे, कौम यहाँ पे जो है आटा, चीनी, घी, हर चीज के लिए कौम तरसती रही, आटे की लाइनों में मरती रही, तो कौम का भी तो ये हक बनता है ना कि वो आपसे पूछे कि आप क्या करते रहे 4 साल वहां पे बैठ के, आपने कितना कौम का साथ दिया। कौम तब निकलती है जब आप यहाँ पे बैठे रहते हैं, आप चैलेंज करते हैं। आपने देखा एक बंदा बैठा हुआ है यहाँ पे, अब आप उसकी सियासत से इख्तलाफ करें या इत्तेफाक करें, कौम निकलती है। कौम उनके लिए बाहर निकली, उन्होंने वोट दिया, भले का निशान भी नहीं था, तो कौम उसी के लिए निकलेगी जब कौम ये समझेगी कि ये हमारे लिए खड़ा है या हमारे साथ खड़ा है। तो जब आप उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार नहीं है तो कौम कभी नहीं निकलती। दूसरा, जो उन्होंने एहतसाब की बात की, माशाल्लाह आपके पास ऑडियो भी है, आपकी साहबजादी वीडियोस का भी जिक्र करती हैं, आपकी अपनी हुकूमत है, ये ऑडियोस वीडियोस पेश करें जाके किसी अदालत में, ताकि उन लोगों का एहतसाब हो। और आज सिर्फ जो जज साहिबान के ऊपर इन्होंने अपना जोर रखा, सिर्फ अदलिया के ऊपर, माजी में तो इनका गिला शिकवा किसी और के साथ था, खलाई मखलूक और पता नहीं कौन कौन जवाब दो, आज तो उसका जिक्र ही नहीं किया। तो ये वजह है, जब आप कौम के साथ ये करते हैं कि जनाब कभी ये कहते हैं कभी वो कहते हैं, तो कौम के भी बड़े गिले शिकवे हैं, पर अनफॉर्चुनेटली वो वैसे तो उसका इजहार नहीं कर सकते, इलेक्शन डे वाले दिन फिर वो इजहार कर सकते हैं और वो कर देते हैं। ठीक, लेकिन चौधरी साहब ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो रीज़न बताया है काज़मी साहब ने, आपके ख्याल से आज ये सारी गुफ्तगू करने की दोबारा से ज़रूरत क्यों पेश आई मियाँ साहब को? आज की ज़मीनी हक़ाइक़, वाक़यात, हालात, सियासत, मौज़ूआत वो कुछ और हैं, लेकिन मियाँ साहब यूँ लगता है कि 2017 से आगे ही नहीं बढ़ पा रहे, वो वहीं पे रुके हुए हैं। उसके बाद से जब कभी भी वो बोले हैं तो बस उन्होंने वही गुफ्तगू की है जैसे कि अभी तक 2017 ही चल रहा हो। ये क्या जानबूझकर वो उसी तरफ बार बार जिक्र करते हैं या उन्हें वाकई हकाइक से आगाही नहीं है? मियाँ साहब के बारे में, उनके घराने के बारे में कहा यह जाता है कि उनके घर पे टेलीफोन डायरेक्टरी के अलावा कभी कोई और किताब अवेलेबल नहीं होती। और मैं किसी क्लिप देख रहा था किसी शो में, बहुत जो हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं उन्होंने भी इस बात की तायद की कि मैंने भी कुछ ऐसे सुना। गुजारिश ये है कि मियाँ साहब जो बात कर रहे हैं और आज उनका इनकी अपनी ज़बान में जो इनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी कि मियाँ साहब आज रोए भी, पिटे भी, चीखे भी, लेकिन यह बात मियाँ साहब को उस वक़्त रियलाइज़ नहीं होती। ये हमेशा गठ जोड़ के ज़रिए आए हैं। ग़ुलाम मुस्तफ़ा जतोई हो, उनके ख़िलाफ़ भी साजिश मियाँ साहब ने रचाई, बेनज़ीर भुट्टो शहीद और उनकी हुकूमतों के ख़िलाफ़ भी हर साजिश में मियाँ साहब बनफ़्से नफीस शामिल रहे। यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ काला कोट पहन के इन्हीं 3 जजिस के ख़िलाफ़, वो भी तो जजिस थे ना, तो उनके जजिस के सामने कौन गया, फिर उनको डिस्क्वालीफाई किसने किया, उस पर शादियाने किसने बजाए। जब अपनी आप परफॉर्मेंस वाली इमरान याकूब ने बात की है, 100% दुरुस्त बात है। आपकी परफॉर्मेंस ये है कि आप अपने घर से इलेक्शन हार गए हैं और सदमे से 2-4 हैं।
आप फॉर्म 47 की हुकूमत को लेके अपना हक समझते हैं कि आपको अवाम ने रिजेक्ट किया, आप उसके बावजूद भी एक हुकूमत बना के जो है वो मुसल्लत हो गए। उसके बाद आज तक आप अपना डिप्टी कमिश्नर तो लाहौर का लगा नहीं सकते, आईजी चीफ सेक्रेटरी तो लगा नहीं सकते, इसके बावजूद सिर्फ प्रोटोकॉल लेने के लिए आप हुकूमत में हैं। और आपकी हुकूमत की कारकर्दगी पहले दिन से इरसा के चेयरमैन से लेके गंदम स्कैंडल तक, और आज जो इंटरनेशनली फॉरेन अफेयर्स में जो हमारा ये किर्गिस्तान वाला स्कैंडल पर, कहाँ पे आपकी कोई परफॉर्मेंस है? आज मियाँ साहब को ये बात जो है मुझे समझ में नहीं आती कि वो किस दुनिया में रहते हैं, वो किस सदमे से दो चार हैं कि वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि आज की बहस डेवलपमेंट नहीं है, आज की बहस आपके साथ क्या हुआ वो नहीं है। आज जो सिविल राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं, जो एट्रॉसिटीज़ पिछले 2-2.5 साल से जारी हैं वो है, और जो नौजवान हैं वो राइट्स की डिबेट हो रही है पूरे दुनिया में। गजा से लेके जो है वो कश्मीर तक वो राइट्स की बात की जा रही है और राइट्स के मांगे जा रहे हैं। लोग जो है वो सड़क देना, सड़क लेना, ये जो दवाई आप अस्पताल में, ये उनका हक है, ये उनके टैक्सेस से आप जो है वो सारी चीजें करते हैं। तो जब तक आप इस पे नहीं आएंगे, आप चाहे जो मर्जी करते रहें, आप आज मियाँ साहब का यानी कि पुरानी सियासत कर रहे हैं मियाँ साहब। 80-90 वाले जो मौजूआत हैं उनको आज भी उन्होंने समझा है कि शायद वो रेलेवेंट हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं है कि आगे कहीं से कहीं चली गई, पुलों के नीचे से पानी कितना बह गया और जनरेशन गैप कितना है और नए लोग बच्चे जो है क्या सोच रहे हैं। ये बड़ी आपने जबरदस्त बात की कि नई जनरेशन को अब आपने अगर अट्रैक्ट करना, जो कि हमने इस इलेक्शन में भी इमरान साहब देखा कि इतना नया वोटर आया है, नौजवान वोटर आया, और अगले इलेक्शन में तो और करोड़ों की तादाद में और इजाफा हो जाएगा। तो नई जनरेशन के लिए आपने उनको अट्रैक्ट करने के लिए उनके हिसाब से जो मौजूआत हैं उनके ऊपर बात करनी है। अब हम देख रहे हैं PMLN का सदर फिर उन्हीं को बनाया जा रहा है, बजाय इसके कि कोई नई क़यादत आए जो कि नए लोगों को अट्रैक्ट करे। फिर वही पुरानी सियासत हम देखेंगे, फिर उन्हीं को सदर बना दिया गया है, बनाया जा रहा है। तो ये क्या मुतहरिक होकर कोई किरदार अदा कर सकेंगे, या फिर ये अपनी जो सियासत का एक आप समझ लें इख्तितामी मरहला है उसमें कोई अच्छी लेगेसी फिर भी नहीं छोड़ सकेंगे मियाँ साहब? समीना, पहली बात तो ये है कि जो सदर बनाए जाने की बात है ना, तो पाकिस्तानी सियासत को आप देखें या इवन बड़े सगीर की सियासत को देखें, तो हमारा अलमिया ये है सियासत का कि यहाँ पे ये सियासी जमातें जो हैं ये शख्सियत परस्ती जो है इसका शिकार है, बुरी तरह से शिकार है। लेकिन अवाम ने इस चीज को रिजेक्ट किया ना, तो ये देख रहे हैं। अवाम ने भी रिजेक्ट नहीं किया। अगर अवाम ये रिजेक्ट करते तो आज इमरान खान के पीछे ये जो करोड़ों लोग हैं वो ना होते। वो भी आप देख लें, बाकी पूरी PTI मेरे कहने मतलब ये कि मौरूसियत के हिसाब से जो अगर हम बात करें जी, उसमें ये दो डिफरेंट चीजें हैं। मौरूसियत अलग चीज है और शख्सियत परस्ती अलग चीज है। शख्सियत परस्ती ही PTI में भी है, अगर वो देख ले, नहीं तो पूरी PTI जो है वो क्या है सिवाय इमरान खान के। तो ये मामला है, बहरहाल ये नहीं होना चाहिए, लेकिन ये इसलिए है मामला कि यहाँ पे जितने सियासतदान हैं या सियासी पार्टियाँ हैं उन्होंने जानबूझ के इस तरह से ट्रेनिंग की है लोगों की और इस तरह से अपने मामलात को किया है कि ये मजबूर है। लेकिन अब जो नौजवान नस्ल है, जो 5.5 करोड़ वोटर है नया, या जो अगले जो है ना 30 साल से कम या आगे आप देखने जा रही हैं कि क्या है। अब देखिए 65% के करीब वोटर आपका जो है ये यंग है। अब हर साल उसमें करोड़ों का इजाफा होना है। आप इन करोड़ों लोगों को कहाँ छोड़ेंगी? उनका इशू ये नहीं है कि नवाज शरीफ सदर है या कौन है, उनका इशू ये है कि मुल्क की मईशत कैसे ठीक होगी, क्या इस मुल्क को करप्शन से पाक किया जा सकता है, क्या पूरी दुनिया में जो पोजीशन है उसके साथ हम चल रहे हैं, क्या उनके लिए रोजगार का इंतजाम है। एक्सी खोल दें। हाँ जी, आपका सारा जो नौजवान वोटर है वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है और आपने वो बंद करके उनको और जिसको कहते हैं इरिटेट किया हुआ है। मामला ये है कि यहाँ पे उस नौजवान के लिए तो कोई नहीं सोच रहा। सही सोच तो रहे हैं अपनी अपनी सियासत बचाने के लिए। ठीक है, तो जब तक ये सिलसिला खत्म नहीं होगा उस वक्त तक कुछ नहीं होगा। बाकी रहेगी बात मियां नवाज शरीफ के सदर बनने से, अच्छी बात है वो बन जाए सदर, क्योंकि नून लीग है क्या, नवाज शरीफ ही नून लीग है।
लेकिन मियां नवाज शरीफ को फिर ये ज़रूर करना पड़ेगा कि वो सदर भले बन जाए लेकिन उस नौजवान के लिए कुछ करें। अगर आपने 90 की दहाई यही तो बात कर रही हूं कि वो उनके पास वही पुरानी सियासत अगर है अब तक, तो वो नौजवान को कैसे अट्रैक्ट करेगी? नौजवान तो मायूस है ना पुरानी सियासत के तरीकाकार से, बुरी तरह से मायूस है। अच्छा, सिर्फ पीटीआई का नौजवान ही नहीं, पूरे पाकिस्तान का नौजवान, वो चाहे नून लीग का वोटर है, चाहे पीपल्स पार्टी का वोटर है, चाहे जमीयत उलमा इस्लाम का वोटर है। अब आप देखिए वो पुरानी सियासत को पसंद नहीं कर रहा। मदरसे के हर बच्चे के हाथ में भी जो है ना मोबाइल स्मार्टफोन है। और जो दादो शुमार हैं, आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान में इस वक्त ये पोजीशन है कि 75% लोग जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो भी अपने मोबाइल पे देख रहे हैं। ठीक बात। तो अब जब पोजीशन ये है, तो ऐसी नस्ल को आपने कैसे एंगेज करना है, आपके पास उसके लिए कोई स्ट्रेटजी, कोई नजरिया होना चाहिए। लेकिन मैं काज़मी साहब के सामने ये सवाल ज़रूर रखूंगी जो आपने अभी बात की। काज़मी साहब, ये इमरान खान साहब के साथ अगर आज का वोटर सपोर्टर खड़ा है, नौजवान मेजॉरिटी में खड़ा है, तो ये शख्सियत परस्ती है या उनकी आइडियोलॉजी को लोगों ने सराहा है और उसकी वजह से उनके साथ खड़े? देखिए, मुझे ये लगता है कि इस वक्त जो बार बार ये कहा जाता है ना कि इमरान खान साहब ने एक बयानिया बना लिया है और नौजवान उनके साथ खड़ा है, नहीं, मुझे ये लगता है कि इमरान खान नौजवान के बयानिया के साथ खड़ा है। बयानिया इस वक्त नौजवान कंट्रोल कर रहा है, पाकिस्तान की आवाम कंट्रोल कर रही है, खान साहब उसके ऊपर राइड कर रहे हैं। इसलिए कि आप पीछे चले जाएं तो नून लीग का बयानिया भी इसी किस्म का था और काफी पॉपुलैरिटी थी, वो काफी बाई इलेक्शंस वगैरह भी वो जीत रहे थे। लेकिन अब जो है वो इमरान खान साहब ने वो बयानिया ले लिया है और उस बयानिए से भी आगे अब आवाम निकल चुकी है। अब इमरान खान उसके ऊपर से उतर नहीं सकते। अगर वो उतरेंगे तो उनकी भी हालत मियां साहब की तरह ही हो जाएगी। वो भी गिले शिकवे करेंगे कि मेरे लिए कोई बाहर नहीं निकलता, मेरे लिए ये नहीं होता। भाई, जब लोगों को पता हो कि आप हर मौके पे बाहर निकल जाते हैं तो फिर लोग बाहर नहीं निकलते, तो आपको बयानिए के साथ रहना पड़ता है। फिर इसका मतलब है कि शख्सियत परस्ती तो ना हुई ना, फिर बात तो आइडियोलॉजी की हुई। नहीं, लोग फिर उस बयानिए के साथ हैं बेसिकली। हाँ, जो भी उस बयानिए के साथ खड़ा होगा लोग उनके साथ हैं। एग्जैक्टली, पर शख्सियत परस्ती भी इसमें होती है। देखिए, इसमें पर्सनैलिटी का अपना क्रिज्मा, उससे कोई दो राय नहीं है। मियां साहब की अपनी पर्सनैलिटी है, खान साहब की अपनी है, बिलावल साहब की, उसके भी आपको वोट मिलते हैं। लेकिन खाली खूबसूरत लगने से या खाली हैंडसम होने से, जो एक है ना कि जी हैंडसम है तो वो जनाब इसलिए लोग उसको वोट दे रहे हैं। बड़े बड़े यहाँ पे हैंडसम आए और बड़े बड़े हैंडसम्स ने कहा कि वो बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, तो वो बाद में वो हैंडसम जो है माफिया मांगते हुए फिर रहे थे। हैंडसम नहीं है। अब अवाम जो है ना वो हैंडसम हो गई है, वो अब जो है चीजों को समझना शुरू हो गई है। तो अब आपको ये समझना है कि अवाम क्या सोच रही है। दूसरी बात ये है कि आप नौजवान की बात करते हैं, इस मुल्क में आपने बताया कि 3 महीने से एक्स या ट्विटर की सर्विस बंद है और अवाम के शऊर की तौहीन देखें कि आज मरियम बीबी आईटी सिटी का इफ्तिताह कर रही हैं और आईटी सिटी का नाम है नवाज शरीफ। ठीक है, नवाज शरीफ आईटी सिटी, मतलब कि ये क्या आपकी जाती जागीर है या आपका कोई जाती अस्पताल है? वो तो आप जरूर बनाएं, अपने नाम से बनाएं, अपनी वालदा के नाम से बनाएं, लेकिन अवाम का टैक्स पेयर्स की मनी है पर बन रही है नवाज शरीफ आईटी सिटी। जो वाईफाई मिल रहा है टैक्स पेयर्स की मनी से, अवाम के पैसों से, वो मरीम नवाज शरीफ वाईफाई। तो ऐसे तो नहीं चीजें चल सकती ना। आप या तो अगर आप सारे ही मंसूबे उनके काज़मी साहब, जो उन्होंने ये फील्ड हॉस्पिटल बनाए वो भी, उस पर भी मरियम साहिबा की तस्वीर है। जो उन्होंने कोई मेरा ख्याल वर्चुअल पुलिस स्टेशन बनाया था, मरियम की आवाज़, वो भी वही था। फिर जो कैंसर हॉस्पिटल का है वो भी नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है। तो वो जो भी मंसूबे अवामी बन रहे हैं जो अभी तक उन्होंने अनाउंस किए हैं, वो तो सारे वो नवाज शरीफ या मरियम नवाज के ही नाम पे बन रहे हैं जी। और इन अस्पतालों में इन अस्पतालों में अगर जाके कोई एक्सरे कराएगा तो एक्सरे पे भी इनकी तस्वीर साथ आएगी। पर इशू ये है अलमिया देखें आप, इस कौम के साथ जुल्म देखें कि इनके नामों पे यहाँ अस्पताल बनेंगे लेकिन ये उन अस्पतालों में इलाज नहीं कराएंगे, ये इलाज फिर भी बाहर से करवाएंगे। मैं कहता हूँ ये नाम अपने रख लें पर फिर वादा करें कि ये अपने इलाज भी यहीं से करवाएंगे। ठीक है, इंटरेस्टिंग। लेकिन चौधरी साहब, अब ये सारी जगह अपनी जगह जो बातचीत हो रही है, लेकिन बहरहाल एक बात तो तय है कि मुल्क में एक इंस्टेबिलिटी है, अदम इस्तेहकाम है, पॉलिटिकल क्राइसिस है। इसको सॉर्ट आउट कैसे करना है? और अब ये कहा जा रहा है कि जी सदर जरदारी साहब इस सिलसिले में कोई बात करना चाह रहे हैं। उनको वज़ीर आज़म साहब ने रिक्वेस्ट की है कि वो कुछ इस सिलसिले में मफाहमत का आगाज़ करें। तो आपको लगता है कि ख़ास तौर पर जो इदारों में तसादुम की बात हो रही है कि जी इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया कहीं आमने सामने हैं, उनके दरमियान कोई कशमकश है, तो उसको भी ख़त्म करने में जरदारी साहब कोई अपना किरदार अदा करें?
आपको लगता है जरदारी साहब इस सिलसिले में कुछ फाल हो सकते हैं? देखिए, एक जुमला मैं कहना चाहूँगा, जो पहला सवाल आपने आतर साहब से किया है जी। तारीख हमेशा बहादुर लोगों को याद रखती है और इसमें कोई शक की बात नहीं कि इमरान खान बहादुरी से हालात का मुकाबला कर रहा है और यही बहादुरी जो है उनकी पॉपुलैरिटी का बायस भी है। जो नौजवान हैं वो बहादुर होते हैं और वो बहादुर लोगों को पसंद करते हैं। कहानियों में हीरो भी बहादुर लोग होते हैं। कभी आपने सुना है कि हीरो जो है बुज़दिल आदमी हो? ऐसा नहीं होता। तो कौमों के हीरो हमेशा जो हैं बहादुर और दलेर लोग होते हैं, हालात का मुकाबला करने वाले लोग होते हैं। अब बात आ जाती है जो आपने दूसरा सवाल पूछा है कि सॉरी, मैं अगर आप जरदारी साहब क्या किरदार अदा कर सकते हैं, और खासतौर पर इदारों का तसादुम? जरदारी साहब का जरदारी इस वक्त ये महसूस होता है, कल राना सनाउल्लाह साहब ने जो बयान दिया है कि मैंने आपसे कल भी अर्ज़ किया था कि ये जो स्टैंड ऑफ है इदारों के दरमियान में, बहुत सारे लोग ये नहीं चाहते कि ये हो, और ये रियलाइजेशन जो है वो पॉलिटिकल क्लास जो है उसमें ज़ाहिर है आई है, क्योंकि वो इसका समझते हैं। उनको जो है वो एक अंदाज़ा है कि अगर ये जज साहबान जो हैं अगर वो उनको नाराज़ आप कर देंगे या जुडिशरी के साथ आप मुखासमत में चले जाएंगे तो फिर हर चीज़ें जो हैं वो कंट्रोल में नहीं रहेंगी और फिर उसका खमियाजा जो है वो ज़ाहिर है ये पार्टियाँ भुगतेंगी। जो पानी तो नीची तरफ आता है, कमज़ोर जो आता है उसी वही बंदा आगे फंसता है ना जी। तो बात यह है कि ये जरदारी साहब अगर ये करें, अभी तक तो उसकी कोई डेवलपमेंट सामने नहीं आई, लेकिन उनका जो किरदार है वो अगर तो दो चीज़ें हैं कि अगर तो ये कहें कि जो हो गया चले आइंदा से ये ना हो, तो देखिए फिर भी एक प्रॉब्लम तो रहेगा फैसला साजों को, और उसकी वजह यह है कि अगर ये दबाव जो है हटता है आम जजिस से या फिर जुडिशरी जो है वो तो अब मुझे लग रहा है कि वो दबाव नहीं ले रही है। पंजाब हो या इस्लामाबाद हो या सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ से तो मैसेजेस बड़े क्लियर हैं। तो ये दबाव जब ना लेने का अंदिया दिया जा रहा है, तो इसका तो फिर जिस तरह से केसेस बने हैं या ट्रायल चले हैं वो तो खड़े हुए तो नज़र नहीं आते, उसकी तो कोई बुनियाद ही नहीं है। वो तो आप समझें कि रेत के ऊपर जो है वो घर है और कोई भी लहर आएगी आज़ादी की और वो जो है वो इसको बहा के ले जाएगी। तो ऐसी सूरत में बहुत फास्ट ट्रैक करना चाह रहे हैं दूसरे मुकदमात को भी, और उस मुकदमात में अब आज मैंने सुना है कि नए मुकदमात बनाए जा रहे हैं। तो ये वो अदलिया के ताउन के बगैर होता मुश्किल है, और क्या अदलिया इस मामले पर निज़ाम है ना जी, निज़ाम में अदालत जो है वही फैसला करती है कि कौन मुल्ज़म है कौन नहीं है। बिल्कुल सही। क्या ट्रायल ठीक हुआ है कोई नहीं हुआ। मेरा मतलब है ये सारी चीजें तो जज ने फैसला करनी है ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ना कि अब अदलिया जो है इस वक्त वो अपने इदारे के लिए खड़ी हो रही है या वो अपनी फ्रीडम की बात कर रही है। क्या वो इस मामले पर किसी किस्म का भी ताउन करके अपनी जो आज़ादी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है, या फिर ये तसादुम फिर हमें इसी तरह नज़र आएगा? क्योंकि अल्टीमेटली अगर अदलिया इंडिपेंडेंटली फैसले करती है तो वो फिर ज़ाहिर है किसी को पसंद भी आएंगे, किसी को नापसंद भी आएंगे। बहरहाल ये एक इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट डिबेट है, इसके ऊपर बात करते हैं ब्रेक के बाद मजीद। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। इमरान साहब, ये जो इदारों का आपस का एक नज़र आ रहा है कि जैसे एक महाजराई है या आमने सामने आके खड़े हो गए, ये सदर साहब ये मसला सॉर्ट आउट कर लेंगे या आपको ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है? क्योंकि फ़िलहाल जो अदलिया का मूड है वो बड़ा एग्रेसिव है। समीना देखिए, पता क्या, इस बात में तो कोई दो आरा नहीं हो सकती कि अहम तरीन ओहदेदार हैं आईनी लिहाज से सदर, और उनको चाहिए कि वो इस मामले में ना सिर्फ अपना किरदार अदा करें बल्कि मज़ीद जो है ना इसको बढ़ने से रोकें। देखिए, रियासत और सिस्टम, ये आपको जानना होगा कि दोनों कस्टोडियन होते हैं एक दूसरे के साथ। इनका जो सिस्टम है रियासत सिस्टम के साथ चलती है और सिस्टम रियासत के साथ चलता है। अगर इसमें प्रॉब्लम होगी तो फिर कुछ भी नहीं होगा। जज साहबान जो हैं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि उनको कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, किसी तौर भी नहीं करना चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि वो एक पार्टी बन जाए। जज तो पूरी दुनिया में अच्छा समझा ही वो जाता है कि जो पार्टी ना हो, जो अपनी पसंद नापसंद पे या अपने ज़ाती गुस्से या मोहब्बत की बिना पे फैसले ना करे,
उसने कानून, आइन और शवाहिद की बिना पे बात ही नहीं है। बात तो इस वक्त ये हो रही है कि वो जज खुद इस बात की शिकायत कर रहे हैं कि हमारे काम में मुदाखलत की जा रही है, हमें तंग किया जा रहा है। अब इसमें तो हम ये थोड़ी कि जज को ही जज करना शुरू कर दें। वो तो खुद मजलूम है इस केस में, तो वो कह रहे हैं कि हमें जो है मुदाखलत का सामना है। वो इतने भी मजलूम नहीं है, माफी चाहता हूँ, वो इतने भी मजलूम नहीं है। उसकी बुनियादी वजह ये है कि उन्होंने खुद भी जो पुराने जज साहबान हैं उनकी जो हरकतें करतूतें देखें वो भी सबके सामने है। मामला सिर्फ ये है कि हमें ये जरूर देखना चाहिए, नहीं चोई साहब उनको नहीं देनी, लेकिन बात ये है कि ये देखना चाहिए जरूर कि ये सूरत हाल पैदा क्यों हुई और वो वजूहात को दूर किया जाए। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि इस मामले को उसी तरह चलने दिया जाए तो फिर तो वो हल नहीं होगा, फिर तो मजीद खराबियाँ होंगी। ये इसमें वज़ीर आज़म अपना किरदार अदा करें या सदर पाकिस्तान अपना किरदार अदा करें, होगा ये आउट ऑफ द कोर्ट ही। राना सनाउल्लाह ने बिल्कुल ये बात ठीक की है। हमें इसलिए सिर्फ ये रद्द नहीं कर देनी चाहिए कि राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है, जो भी बात ठीक करता है उसको देखना चाहिए और ये बात ठीक है कि ये मामला हल हो ताकि मजीद खराबी से हम बचें। नहीं, लेकिन काज़मी साहब इसमें सेटलमेंट या बातचीत या उसकी क्या ज़रूरत है? एक बड़ी सीधी सी बात है कि हर इदारे ने अपने दायरा कार में काम करना है। अदलिया के बारे में तो सोचा ही नहीं जा सकता कि आप उसको इन्फ्लुएंस करें या उसके काम में मुदाखलत करें। और अगर जज साहब ये शिकायत कर रहे हैं तो इसका तो बड़ा सादा सा हल है कि जो अगर कोई मुदाखलत हो रही है ना हो। अब ये आपको लग रहा है कि ये इस मामले पे जज साहब खामोश होंगे? क्योंकि अभी तक तो हमने यही देखा है कि चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, रेफरेंसेस फाइल किए गए हैं, जज साहब के ऊपर ही उन्हें ही कटहरे में उल्टा खड़ा कर दिया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो तो सरेंडर करते हुए नजर नहीं आ रहे। देखिए, ये बड़ी हैरानकुन चीज है कि जब इस मुल्क में कहा जाए कि चीजें आइन और कानून के मुताबिक चलनी चाहिए तो फौरन यहाँ पे शोर पड़ जाता है कि मुल्क में बहरान पैदा हो गया, अब आईनी ओहदेदार इसका कोई हल निकालें और जरदारी साहब इसका कोई हल निकालें। भाई हल तो इसका आइन के अंदर मौजूद है, आप आइन और कानून के मुताबिक चलें। जज साहिबान ने खुदा न खास्ता कहीं पे कोई आइन शिकनी की है या खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात की है जो आइन और कानून के मुनाफी हो। जिस तरह 6 जजेस के लेटर वाला जो मामला है उसमें भी मोजिज अदालत ने सोमोटो लिया, वहां पे भी सुना जा रहा है, लेकिन वहां पे भी जजेस के ऊपर ज्यादा बहस होती रही। अब तो सबजुडिस मामला और मोजिज अदालत यकीनन आगे जब केस चलेगा तो मुख्तलिफ चीजें सामने आएंगी, लेकिन बुनियादी तौर पे तो एग्जेक्टिव की जो ओवर रीच है वो इशू है यहाँ पे। तो वो हुकूमत बता दे क्यों ऐसा हुआ, जो लोग उसमें कर रहे हैं या नहीं कर रहे, तो वो चीज हुकूमत की साइड से क्लियर करने की जरूरत है। जुडिशरी की तो ओवर रीच हम कहीं नहीं देख रहे। यहाँ पे जिस तरीके से जो अदालती फैसलों के साथ हुआ, यहाँ पे अदालत, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि आप इलेक्शंस करवाएं, और यही राणा साहब टीवी पे बैठ के कहते थे कि फिर आप करवा लें। ये गवाह है कि टीवी पे बैठ के राणा साहब ने फरमाया था कि जी दे दें फैसले, फिर ये करवा लें इलेक्शन। अब वो ये कहते हैं कि जनाब इसका कोई हल निकलेगा। मसला ये कि इसको ये इस नहज पे पहुंचाने के लिए हम सब ने अपना अपना किरदार अदा किया। ये कोई ओवरनाइट चीजें नहीं होगी। 2 साल से जिस तरह आइन और कानून को फुटबॉल बनाया गया, ये उसका रद्द-ए-अमल अब आप देख रहे हैं। यहाँ से सुप्रीम कोर्ट आपकी जमानत देती है और आप अडयाला जेल से जो ही बंदा बाहर निकलता है, डीसी दोबारा उनको एमपीओ के तहत गिरफ्तार कर देता है। जस्टिस मंदोखेल साहब ने बाकायदा इस चीज का जिक्र किया, वहां पे रिमार्क्स दिए कि हम लोगों ने जमानतें दी थी लेकिन उधर उसको एग्जेक्टिव ने उनको नहीं छोड़ा। तो इसमें अदलिया का क्या कसूर है? अदलिया का काम तो बुनियादी जो इंसानी हकूक है उनका तहफ़्फ़ुज़ है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ है। अगर वो करने में नाकाम रहे तो वहां पे उनसे क्वेश्चन हो सकता है। अब एग्जेक्टिव की ख्वाहिश ये है कि जजेस भी हमारी मर्जी के आए। लाहौर हाई कोर्ट के मोजिज चीफ जस्टिस साहब ने जजेस के नाम दिए में, एग्जेक्टिव उनके नोटिफिकेशन नहीं कर रही। मरियम बीबी की हुकूमत, क्या इनको अपनी मर्जी के जज चाहिए? अब ये कोई क्रिकेट की टीम तो है नहीं है कि ये सिलेक्टर्स बैठा के सिलेक्ट करेंगे कि ये बंदा इसमें आएगा। तो वो तमाम मोजिज जज साहिबान बराबर हैं, आप किसी को भी ले लें। तो ये बड़ा इशू है। समझने की चीज ये, मैं यहाँ पे खत्म करूंगा समीना, कि इस मुल्क में हर इदारा, हर शख्स तब ही मजबूत होगा जब इस मुल्क का आइन और कानून मजबूत होगा। आइन को कमजोर करके ना एग्जेक्टिव मजबूत हो सकती है, ना जुडिशरी मजबूत हो सकती है, ना पार्लियामेंट मजबूत हो सकती है, ना पाकिस्तान के आम शहरियों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है। तो बैक टू द बेसिक्स, आइन और कानून पे अमल दरामद को यकीनी बनाएं, तमाम मामलात हल हो जाएंगे।
लेकिन काज़मी साहब, आप तो ये कह रहे हैं कि ये तो अदलिया की आज़ादी की बात है और बिल्कुल जो आइन के मुताबिक उनको मिलनी भी चाहिए, लेकिन इसको तो बहुत से लोग इस तरह से पोर्ट्रे भी करते हैं कि जैसे वो किसी एजेंडे की वजह से, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है या शायद किसी ख़ास सियासी जमात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो बात कर रहे हैं, इसलिए वो उन्होंने स्टैंड लिया है। तो इस तरह से स्कैंडलाइज भी कर दिया जाता है हमारे यहाँ हमेशा कि जी किसी सियासी जमात के इमा पर भी कुछ जजेस जो हैं वो कोई ख़ास मकसद के तहत खड़े हुए हैं। तो इसको फिर कैसे हम देखें? और ये हमने देखा है कि माजी में भी हुआ है, जब PMLN को ऐसे मसाइल का सामना था उस वक्त भी था, PTI को है तब भी हमने ये देखा है। जी बिल्कुल, ये आज़ादी का मामला है और हमारी अपनी भी आज़ादियां हैं और उनका भी मामला है, तो मामले यहाँ पे बहुत सारे हैं। अब हम कह नहीं रहे ठीक है। तो आज़ादी तो बड़ी अच्छी चीज़ होती है, पर इशू ये है कि ये इन्हीं लोगों ने मसला हल करना है और आइन और कानून के मुताबिक करना है। कहा जा रहा है कि जी खुदा न खास्ता इस्टेब्लिशमेंट या अदलिया के अंदर टकराव है या हुकूमत या अदलिया के अंदर टकराव है। मैं नहीं समझता कि चीजें उस नहज पे जाएंगी अगर हर कोई अपने अपने दायरे के अंदर काम करे और उसको आइन और कानून पूरी आजादी देता है कि वो उसके अंदर काम करें। अब ये नहीं हो सकता है कि हम ब्लैंकेट इल्जामात लगाना शुरू कर दें इदारों के ऊपर या हुकूमत के ऊपर, वो भी कतन काबिल कबूल नहीं है, इस तरह नहीं हो सकता। इसी तरह आप जो है ब्लैंकेट जो है इल्जामात लगाना शुरू कर दें मोअज़्ज़िज़ अदालत के ऊपर, वो भी काबिल कबूल नहीं है। नहीं, लेकिन हम ये भी तो अब देख रहे हैं ना काज़मी साहब की PTI की तरफ से भी बड़े सीरियस इल्जामात लगाए जा रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। ये अलग बात है कि बाद में हम ये भी देख रहे हैं कि PTI बात भी उधर ही करना चाहती है। मैं इस पर आपका ज़रूर कॉमेंट लेना चाहूँगी क्योंकि बाकी हम इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन आपकी क्या राय है? ये बहुत से लोग कहते हैं कि खान साहब को सिर्फ सियासी जमातों से बात करनी चाहिए अगर वो जमहूरियत की बात करते हैं। जब वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की ख्वाहिश का इजहार करते हैं तो मतलब ये कि वो फिर आज भी 2018 के ऊपर खड़े हैं जहां वो ये समझते हैं कि उनको इस्टेब्लिशमेंट का साथ चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं? समीना, जब खान साहब 3.5 साल हुकूमत में थे तो जो PDM की सारी जमातें थी उन्होंने एक दफा कहा कि इमरान खान मसले का हल करेगा। वो ये कहते थे ये सिलेक्टेड है, इससे हमारा मुकाबला ही नहीं है, इसके लाने वालों से हमें इशू है, इसके लाने वालों ने ये किया, इसके लाने वालों ने 2014 में ये किया, 2013 में ये किया, 2008 में ये किया। तो ये चीज जब भी जो भी ऑपोजिशन में होता है वो हमेशा अपनी उंगली का इशारा उस तरफ करता है कि वहां पे मसला है। तो मेरे ख्याल में जहां पे मसले सब इशारा करते हैं तो जब तक आप उनको एंगेज नहीं करेंगे मसाइल का हल नहीं होगा। अब वो हुकूमत जो फॉर्म 47 के ऊपर बनी हुई है मुबैना तौर पे, आप फॉर्म 45 देख लें, हलफ दे के लोग यहाँ पे कुरान पे कह रहे हैं कि हम लोग जीते में, ये बंदा अपनी सीट हारा हुआ है, वो कैसे इस सारे निजाम के अंदर कोई किरदार अदा कर सकते हैं? वो तो बेनिफिशियरी है। मेरे ख्याल में आइडियल वर्ल्ड में तो सियासी जमातों के माबैनी बातचीत होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो मसाइल के हल की कुंजी है वो ये है कि आपको दूसरी साइड को भी एंगेज करना पड़ेगा और अगर बेहतर तरीके से जल्दी कोई मसाइल हल हो सकते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अदलिया किरदार अदा कर सकती है। अगर अदलिया आइन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाएगी तो फिर किसी से बात करने की भी जरूरत नहीं है, मामलात वैसे ही हल हो जाएंगे। वेरी राइट। चौधरी साहब, इमरान खान साहब एक तरफ बात कर रहे हैं कि जी वो तो बात करना चाहते हैं, वो तो आर्मी चीफ को खत भी लिखना चाहते हैं और वो कहते हैं कि मैं मुल्क की खातिर किसी के साथ भी बैठ के बात करने को तैयार हूँ, लेकिन दूसरी तरफ तो हमें ये नजर आ रहा है कि उनके खिलाफ और केसेस खुल रहे हैं, बल्कि जो केसेस सुने जा चुके हैं वो भी दोबारा फिक्स हो गए हैं और अब तोशा खाना की भी जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है उसके तहत भी शायद कुछ नए केसेस बनाने का प्लान है। इससे पीछे आपको क्या मकसद नजर आता है? और खासतौर पर आपकी कानूनी राय भी जानना चाहूंगी कि जो टेरियन का केस है, आप समझते हैं कि वो खत्म हो चुका था जब फैसले आ चुके थे या नहीं, उसमें बेंच टूट गया था तो लिहाजा नए सिरे से उसकी समाअत होगी? नहीं, कानूनी तौर पे तो जो टेरियन वाला केस है, टेरियन वाइट वाला, उसमें 3 मेंबर बेंच था जब लास्टली उन्होंने सुना और 2 मेंबर बेंच ने इस पिटीशन को मेंटेनेबिलिटी के ऊपर उड़ा दिया और वो जजमेंट जो है वो जुडिशल ऑर्डर है और 2 जजेस का जो फैसला, मेजॉरिटी का जो फैसला होता है वो प्रिवेल करता है सिंगल जज के ऊपर। जब 2 जज एक फैसला लेकिन वो प्रॉपरली फैसला सुनाया नहीं ना गया था उस तरह से, वो तो 2 जजेस की राय अपलोड हुई सुनाना कोई इतना फैसला सुनाना जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं होती, फैसला तो जारी भी कर दिया जाता है। फैसला तो आप अपने, लेकिन उसमें चीफ जस्टिस की राय तो उनकी दस्तखत तो शामिल नहीं थे, वो इसलिए कह रहे हैं कि जी उनके तो मर्जी के बगैर 2 जजेस तो नहीं खाली। राय जो है अगर एक वो नहीं उन्होंने फैसला दिया या उन्होंने फैसला देने से अपना जो है वो
समझा कि वो नहीं फैसला देना चाहते, तो ये देखिए जुडिशल जो इख्तियारात है ना वो तमाम जजेस के बराबर होते हैं। उसमें चीफ जस्टिस को इंतज़ामी प्रिविलेज हासिल होती है कानून के मुताबिक, लेकिन अगर कोई वो किसी बेंच में बैठे हैं तो 2 मेंबर बेंच है तो वो 2 जज तस्वर होते हैं। चीफ जस्टिस साहब को कोई जो ओहदे को जुडिशल इख्तियारात में प्रायोरिटी नहीं है। अब इशू ये है कि जब 2 मेंबर बेंच ने अपनी राय दे दी थी, आउट ऑफ 3 2 मेंबरान ने अपनी राय दे दी, तो वो ही फैसला तस्वर होगा। अगर मिनॉरिटी जो नोट है वो नहीं आया तो वो और मेरा ख्याल है ये जब हियरिंग शुरू होगी तो इसके ऊपर यकीनन ये पॉइंट उठाया भी जाएगा अदालत में, इसके ऊपर बात भी हो सकेगी। बुनियादी तौर पे तो महसूस ये होता है कि ये जो कंडोनेशन ऑफ डिले का एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि वो जो पहले वाला फैसला आया है उसके खिलाफ तो किसी ने कोई अपील भी नहीं की, ना ही वो फैसला जो है वो जारी किया गया। ये एक अब जुडिशल ऑर्डर को प्रेस रिलीज को खत्म नहीं कर सकती, ठीक है, ये तो सेटल्ड मामला है। लेकिन बहरहाल लग ये रहा है कि अभी तो खान साहब के लिए मजीद केसेस की तैयारी से बज़ाहिर ऐसा तासुर आ रहा है कि उन्हें जेल में अभी मजीद रहना होगा। फिलहाल कुछ अच्छा बहुत तेजी से बदलता हुआ नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन अदलिया उसके ऊपर क्या फैसला करती है ये इंपॉर्टेंट होगा। अतर काज़मी साहब आप हमारे साथ शो में मौजूद रहे, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे किर्गिज़स्तान के इशू के हवाले से, हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। किर्गिज़स्तान का इशू कल रात से बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर आया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आया, जिसमें पता ये चला कि वहाँ पर कुछ फसादात ऐसे हुए हैं, हंगामा आराई हुई है, जिसकी वजह से जो बैरूनी स्टूडेंट्स हैं, बैरून मुल्क से आए हुए स्टूडेंट्स हैं, उनके ऊपर जो लोकल्स हैं, मकामी अफराद हैं, उन्होंने जत्थों की सूरत में धावा बोल दिया, हमले किए, उनको ज़ख्मी भी किया। और शुरू में तो कुछ हलाकतों की भी खबरें थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाद में ये पता चल रहा है कि पाकिस्तानी कोई जांबाग नहीं हुआ है इसमें। लेकिन बहरहाल वहाँ पर सूरत हाल इंतहाई कशीदा मैसूर होकर रह गए हैं स्टूडेंट्स और मदद के लिए पुकार रहे हैं। काफ़ी देर से पाकिस्तानी जो दफ्तर खारजा उसकी तरफ से रिस्पांस किया है, लेकिन पहली फ़्लाइट अब थोड़ी देर में पहुँचने वाली है 180 स्टूडेंट्स को लेके। और शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पर फौरी तौर पर वापस मुल्क मुंतकिल किया जाएगा। तो ये क्या इस वक्त वहाँ पर प्रॉब्लम्स का शिकार हैं स्टूडेंट्स, उनसे ही बात करके जानते हैं। इस वक्त मोहम्मद अबू ज़र ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तानी तालिब इल्म जो कि इस वक्त मेडिकल स्टूडेंट हैं, MBBS के बिश्केक में ही मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अबू ज़र आपका शुक्रिया। पहले तो अपनी खैरियत से आगाह कीजिए, आप ठीक हैं और आपके आसपास क्या माहौल है इस वक्त? जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत बेहतर हूँ, मैं बाकी स्टूडेंट से बेहतर हूँ, ठीक हूँ, इस टाइम सेफ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे बाकी अहबाब, मेरे बाकी दोस्त बिल्कुल सेफ नहीं है। हॉस्टल्स उनके बिल्कुल सेफ नहीं है, वहाँ पे मोब्स किर्गिज़ अटैक कर रहे हैं, अटैकिंग पोजीशन में है, पुलिस इतना सपोर्ट नहीं कर रही है हमें और बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन है। अबू ज़र ये आप लोग बताइएगा कि जो वहाँ की इंतज़ामिया है, हुकूमत है, वो क्यों आप लोगों को सपोर्ट नहीं कर रही? हालांकि हम तो देख रहे हैं विजुअल्स में कि पुलिस भी मौजूद है, सिक्योरिटी एहलकार मौजूद हैं, तो प्रोटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? मैम अनफॉर्चुनेटली हम भी इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे कि ये क्यों हमें सपोर्ट नहीं कर रहे। हमें किर्गिज़ गवर्नमेंट से, किर्गिज़ फॉरेन मिनिस्टर से हमें ये पैगाम आता है कि वो दे विल सपोर्ट देयर लोकल सिटीजन्स, कि आप पाकिस्तान को, बंगाल को, फॉरेनर्स को आप डिटेन करेंगे जो इलीगल रह रहे हैं। कुछ ऐसा सिचुएशन था, लेकिन इनको स्टूडेंट्स के लिए जो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, जो प्रोटेक्शन देनी चाहिए, वो अनफॉर्चुनेटली हमें नहीं मिल रही। अबू सर ये फरमाइएगा कि ये भी इतलात हैं, आज हमारी कुछ और भी तालिब इल्मों से बात हुई तो उनका कहना था कि जो लोकल पुलिस है वो आपकी सपोर्ट करने की बजाय उल्टा उनको सपोर्ट कर रही थी जो दावा बोल रहे थे या जो लोकल वहाँ पे तालिब इल्मों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहे थे। क्या इसमें कोई बात ऐसी है? सर बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात बजाय इनके यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की कोई कंडीशन ही नहीं रही, वो कुछ सूरत हाल ऐसी नहीं हुई कि वो कंट्रोल कर सकें। और वहाँ पे पुलिस खड़ी हुई है, उनकी नफरी तैनात है, फिर भी वहाँ पे फॉरेनर्स पे वो मार रहे हैं लोकल्स, उन फॉरेनर्स को। उनको आप देखें, आप उन्होंने साइट पे किया हुआ, उनको कैद किया हुआ है, एक रोड पे कैद करके साइट पे लोकल्स ने रखा और पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस सिर्फ हाथ बांध के खड़ी है वहाँ पे। अच्छा अबू सर ये वाकया तो 13 मई को हुआ था, 13 मई के बाद ये मामला शुरू हुए तो आज 18 मई है, तो क्या इतने दिनों से आप खाने पीने का किस तरह से गुजारा कर रहे हैं? क्या मामला हैं? बाहर तो आप जा नहीं सकते,
तो फिर कैसे हो रहा है गुजारा? जी सर, ये 13 मई को ये वाकया पेश आया। 14 मई से इसने एक हाइप पकड़ना शुरू की, वीडियोस वायरल होना शुरू हुई, और यस्टरडे नाइट वी वर जस्ट शॉक्ड जब हमने देखा कि ये हमारे हॉस्टल्स पे अचानक आए हैं। सर, हमारे हॉस्टल्स पे अटैक किया इन्होंने। मेरा यहाँ पे मेरे क्लास फेलोज हैं जो जिस हॉस्टल में वो रह रहे थे, वहाँ पे गर्ल्स थी, उनको उन्होंने जाके हरास किया। वीडियोस आपके पास हैं, आपने देखा उन्होंने हरास किया, उन्होंने स्नैचिंग की मौके पे, स्टूडेंट्स के सर फाड़े। वहां पे लड़कियां सर वॉशरूम में बैठ के हमें वॉइस मैसेज कर रही हैं कि भाई हमें किसी तरीके से बचा लो, हमें किसी तरीके यहाँ से निकाल लो। ठीक, तो अबू सर ये अब पाकिस्तानी सफारत खाने का आप लोगों से कोई राब्ता हुआ है अब तक, और अब क्या सिचुएशन है? आप लोगों ने आपकी डिमांड क्या है? आप लोग यहाँ पे ही कहीं सेफ रहना चाहते हैं, वतन वापस आना चाहते हैं, क्या आप लोग चाह रहे हैं इस वक्त? नहीं मैम, अनफॉर्चुनेटली हम बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं रहना चाहते, बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते। आपको पता है कि किर्गिस्तान है, यहाँ पे हर वो बच्चा मेडिकल करने आता है जो एक मिडिल क्लास फैमिली से, जो एक ड्रीम रखता है कि ही वांट टू बी अ डॉक्टर। इतना उसका बजट नहीं होता कि वो पाकिस्तान में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में उसको कंटिन्यू कर सके। वो यहाँ पे आता है नॉर्मल बजट को देके। इस टाइम स्टूडेंट्स अक्सर हॉलीडेज में घर नहीं जाते। अब ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है कि पाकिस्तान ने हमें बोला कि आप फ्री ऑफ टिकट, फ्री ऑफ कॉस्ट आप आ सकते हो पाकिस्तान, आपको वैक्यूएट किया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो एजेंट माफिया बैठा हुआ है मैम, पर टिकट हमसे $350 चार्ज किए जा रहे हैं। एट अ टाइम हमारे पेरेंट्स कहाँ से लेके आए? वो हमारी जान को कैसे एट अ टाइम महफूज करेंगे? तो ऐसे जिस तरह कुछ डंकर्स बैठे हुए हैं। अबू सर, अभी वजीर आजम ने, जो वजीर खारजा है और नायब वजीर आजम है इसहाक डार, और अमीर मुकाम जो एक और वफाकी वजीर है, उनको सुबह भिजवा रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि उनके आने से जब वो लोकल हुकाम से बात करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, या आपने कोई ऐसी कोई तंजीम या कोई ऐसी बॉडी आपकी हो जो उनसे राब्ता कर रही हो, या एम्बेसी के साथ राब्ते में हो? सर, लास्ट टाइम हमारे एम्बेसडर साहब ने पाकिस्तान में एक पैगाम दिया कि वी आर सेफ, द सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था सर। अगर सिचुएशन इतनी ही अंडर कंट्रोल थी तो क्यों इनके स्टूडेंट्स को टाइम ये बाहर नहीं जा सकते? सर हम बाहर नहीं जा सकते। हम यहाँ पे एक फ्लैट पे 6 पाकिस्तानी हैं सर, और हम 6 के 6 सिर्फ एक किर्गिज पर्सन से डर के मारे बाहर नहीं जा सकते सर। ये कैसी अंडर कंट्रोल सिचुएशन है? और हम ये सोचते हैं कि इंशाल्लाह हम अच्छी उम्मीदें ही रखेंगे कि हमारे पाकिस्तान से अगर कोई साबिक वजीर आजम या वो कुछ आ रहे हैं, ऑफिशियल्स आ रहे हैं, वो हमें सपोर्ट करें, हमारे हक में बोलें, हमें यहाँ से एवैक्यूएट करें एज सून एज पॉसिबल। हम तो उनसे अच्छी उम्मीद रखेंगे। बिल्कुल ठीक है, हम आपकी सेफ्टी के लिए दुआ गो हैं अबू ज़र, और हमारी भी भरपूर कोशिश है यहाँ पर कि बिल्कुल पाकिस्तानी मीडिया भी आवाज़ उठा रहा है, इसीलिए हम देख रहे हैं कि हुकूमत अब थोड़ी हरकत में आ चुकी है। तो वही होप कि आपकी मुश्किलात जल्द आसान हो और आप लोग बखैरियत अपने घरों को वापस पहुँच सकें। अपना बहुत ख्याल रखिए अबू ज़र। प्रोग्राम का हमारे वक्त ख़त्म हो रहा है यहाँ पर नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।